हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी मेंस की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत यूनिट 2 में आने वाली फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, इसके अलावा पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, ये सारे टॉपिक हमने अच्छे से कवर किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना और दिशा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि विदेशी व्यापार का अर्थ क्या होता है, विदेशी व्यापार का तात्पर्य क्या है। तो विदेशी व्यापार का तात्पर्य है एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ वस्तुओं का, सेवाओं का और पूंजी का आदान प्रदान करना। जितना भी हम गुड्स का, सर्विसेज का, जितना भी हम ट्रेड करते हैं दूसरे देशों से, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार बोलते हैं। ठीक है, अब विदेशी व्यापार का महत्व क्या है, क्यों विदेशी व्यापार किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। ठीक है, अगर हम जो है वो यूएसए को कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में हमको डॉलर मिलेंगे। ठीक है, और डॉलर हमको क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम फिर जब इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमको डॉलर देना पड़ेंगे। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है विदेशी व्यापार से। दूसरा, आधुनिक तकनीक का विकास होता है। अब आधुनिक तकनीक का विकास कैसे होता है, मान लीजिए कि हमने रशिया से कोई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे, ठीक है ना, कोई मिसाइल खरीदी, तो कहीं ना कहीं हम उस मिसाइल से या फिर जो एयरक्राफ्ट है उससे हम कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, और फिर जब हम स्वदेशी कुछ बनाएंगे तो उसको हम वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार से तकनीक का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास होता है। तीसरा, संसाधनों का अधिक क्षमता में उपयोग होता है। संसाधनों का अधिक क्षमता में उपयोग का मतलब ये होता है कि इंडिया के पास कुछ रिसोर्सेस है जो यूएसए के पास नहीं होंगे, और यूएसए के पास कुछ रिसोर्सेस है जो कि इंडिया के पास नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास सामान है हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, और जो यूएसए के पास सामान है जो हमारे पास नहीं है हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इस प्रकार क्या होगा कि यूएसए जो है उसका वो अपने संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएगा, और इंडिया जो है वो भी अपने संसाधनों का अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। ठीक है, और फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो संसाधनों का अच्छे तरीके से जो है अधिक क्षमता से जो है वो उपयोग हो पाता है इसमें। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे अब अगर हम देखें कि सिर्फ इंडिया जो है यानी कि स्वदेशी जो प्रोडक्ट बनते हैं सिर्फ हम उन्हें ही खरीदे, तो हमारे पास विकल्प होंगे क्या इतने। अगर इंडिया जो है वो जो गाड़ियां बना रहा है तो फिर वो दो चार जो है वो वही हमको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, हमको इतने विकल्प नहीं देखने को मिलेंगे। पर अगर हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार का और क्या महत्व हो सकता है, रोजगार सृजन होता है इससे, अंतरराष्ट्रीय संबंध सुदृढ़ होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड करने से अंतरराष्ट्रीय संबंध अच्छे होते हैं। ठीक है, जो है वो क्या है आपस में फ्रेंडशिप जो है वो और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमें पता होता है ना कि इस देश से हमारा इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं या इस देश को हम इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो सारे संबंधों का आधार होता है। ठीक है ना, आर्थिक चीजें जो होती है, तो अगर व्यापार अच्छा है दो देशों के बीच में तो फिर संबंध भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा जीवन स्तर में वृद्धि, अगर विदेशी व्यापार अच्छा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो जाएगा, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ठीक है ना, ये दो पॉइंट जो है वो रिपीट हो गए। तो विदेशी व्यापार का महत्व समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि भुगतान संतुलन का तात्पर्य क्या होता है। भुगतान संतुलन का तात्पर्य है उस देश के निवासी और शेष विश्व के मध्य आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। ठीक है, मतलब कि इंडिया जो है, यहाँ के लोग जो है वो दूसरे देश के साथ क्या आर्थिक लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर हम व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे भारत है और एक तरफ जापान है। अब क्योंकि भारत को जो है वो 500 रुपए की आवश्यकता पड़ी, तो जापान ने बोला ठीक है मैं आपको 500 रुपए दे देता हूँ, तो जापान ने जो है वो भारत को 500 रुपए दिए। इसलिए उसके पास रिकॉर्ड में क्या लिखा जाएगा, -500 रुपए, क्योंकि उसके पास से 500 रुपए गए, और भारत ने को 500 रुपए की आवश्यकता थी तो भारत के पास जो है वो 500 रुपए आए, तो भारत ने क्या लिखा, +500। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा मतलब जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो +500 प्लस -500, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब जीरो। इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा जीरो होता है। अगर एक के पास जो है वो पैसा आया है तो दूसरे के पास से पैसा कम हुआ होगा, तभी एक के पास पैसा आया है। इसका मतलब जब भी हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो हमेशा जो है वो परिणाम क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। आगे समझते हैं कि वैश्विक स्तर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन देखता है। तो वैश्विक स्तर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को आईएमएफ मेंटेन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो है वो इसे मेंटेन करता है। पर अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे देखें, मतलब हर देश जो होता है वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका कौन मेंटेन करेगा, तो हर देश की सेंट्रल बैंक जो होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करती है। तो हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करेगी, उसका पूरा रिकॉर्ड अच्छे से रखेगी। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है इसमें आपको दो चीजें समझनी है। एक होता है करंट अकाउंट,
और एक होता है कैपिटल अकाउंट। इसके पहले भी मैंने कोई लेक्चर था जिसमें बताया था कि करंट अकाउंट का अर्थ आप हमेशा ये लेना शॉर्ट टर्म से, ठीक है, जो 1 साल से कम का टाइम पीरियड है, अगर उसमें कुछ आदान प्रदान हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट। पर जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म की बात करता है, ठीक है। अगर लंबे समय के लिए जो है वो किसी भी वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको जो है वो कुछ पैसे आ रहे हैं या कुछ पैसे यहाँ से जा रहे हैं, अगर लंबे समय के लिए, तो उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। अब इसको अच्छे से समझते हैं, करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट में क्या आता है और फिर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होता है। करंट अकाउंट जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं। मैंने अभी बताया कि करंट अकाउंट जो होगा मतलब कि जो दैनिक, मतलब कि 1 साल के अंदर हम मानो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो डेली जो भी मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार हो रहा है, हम एक्सपोर्ट करें इम्पोर्ट करें, वो करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होगा। करंट अकाउंट में दो चीजें आती है, एक होता है विजिबल यानी कि दृश्य चीजें, और एक होता है इनविजिबल यानी कि अदृश्य चीजें। विजिबल मतलब क्या आएगा, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या होगा, विजिबल। तो जितने भी गुड्स है वो विजिबल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब गुड्स को हम इंपोर्ट भी करते हैं और गुड्स को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब भी हम करंट अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम दो चीजें देखेंगे, एक तो विजिबल यानी कि गुड्स कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, और इनविजिबल। अब इनविजिबल के अंतर्गत क्या आता है, तो इनविजिबल के अंतर्गत आता है सर्विसेज, इनविजिबल के अंतर्गत आता है इनकम, और इनविजिबल के अंतर्गत आता है ट्रांसफर, ठीक है। अब इसको भी हम समझते हैं, पहले हम विजिबल को कंप्लीट करते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से। जब भी ट्रेड डेफिसिट वर्ड आए, ट्रेड आए, ट्रेड का मतलब क्या होगा, जब भी ट्रेड डेफिसिट वर्ड आए इसका मतलब ये होगा गुड्स की बात की जा रही है। जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि वस्तुओं का आयात ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से, मतलब कि वस्तुओं का निर्यात जो हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। हम ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, हमने यूएसए से बहुत ज्यादा सामान खरीदा, पर हम यूएसए को सामान जो है वो बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब निर्यात बहुत कम कर रहे हैं। उससे क्या होगा, हमको डेफिसिट हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। कैसे, अगर हमने यूएसए से जो है वो $1,000 का सामान बुलवाया है, ठीक है, और हमने जो है वो $400 का सामान एक्सपोर्ट किया यानी कि भेजा है, तो हमको -$600, मतलब हमको $600 का हमको क्या हुआ, डेफिसिट हुआ, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं और गुड्स का, जबकि एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि करंट अकाउंट में विजिबल तो समझ में आ गया, विजिबल यानी कि सारे गुड्स आएंगे इसमें, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब हम देखते हैं इनविजिबल। अब इनविजिबल को हम समझते हैं, इनविजिबल में क्या होता है, सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं हम देते हैं और जितनी भी सेवाएं हम प्राप्त करते हैं वो सब करंट अकाउंट में आता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे बैठ के, या फिर हम मान लीजिए कि हम जो है वो फॉरेन के किसी कंट्री से हम जो है वो क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के कोई ना कोई कोर्स सीख रहे हैं, कोई कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, सर्विसेज है। या फिर यहाँ जो है वो वहां का डॉक्टर है, और हमको जो है वो वहां से क्या कर रहा है, हम डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं किसी विषय में, तो हम वहां की सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी हम वहां से सर्विस ले रहे हैं या फिर हम यहाँ से अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, इनविजिबल में आएगा। इसके अलावा इनकम, इनकम जो है वो हम देख तो नहीं सकते ना, इनविजिबल होगा इनकम। जैसे कि इनकम में प्रॉफिट हो सकता है, मान लीजिए कि हमारी कोई वहां पे यूएसए में कोई कंपनी है, और यूएसए में कंपनी में जो है वो हमारे थोड़े से शेयर हमने वहां पे खरीदे थे, तो उस शेयर्स पे हमको प्रॉफिट हो सकता है, उस शेयर का हमको डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है। या फिर हमने क्या है, या फिर हमने किसी कंट्री को लोन दिया है, या तो किसी कंट्री से लोन लिया है, ठीक है। तो हमने किसी कंट्री को लोन दिया है, तो लोन दिया है तो हमको उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारी इनकम क्या हो जाएगी, इनविजिबल में आ जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी रेमिटेंस, रेमिटेंस हम समझते हैं सब, कि अगर मान लीजिए कि कोई परिवार है, किसी परिवार का बेटा जो है वो बाहर जॉब कर रहा है, मान लीजिए कि दुबई वगैरह में जॉब कर रहा है, और वहां से जो है वो अपने परिवार को पैसा भेज रहा है, तो जो पैसा वो परिवार को भेज रहा है, जो इंडिया में वो पैसा भेज रहा है, इसे क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। तो रेमिटेंस क्या होंगे, इनविजिबल में आएंगे, तो करंट अकाउंट ही है, क्योंकि ये जो है वो 1 साल के अंदर होता है ना, हर महीने भेजता होगा, हर 3 महीने में भेजता होगा, तो ये क्या होगा, रेमिटेंसेस जितने भी है वो किस में आएंगे, करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट के इनविजिबल वाले पार्ट में। इसके अलावा जितने भी ग्रांट्स मिलती है हमको, कोई देश है, कोई आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जिसने हमको जो है वो अनुदान दिया है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, इनविजिबल में आएगा। कोई गिफ्ट अगर कोई कंट्री देता है तो वो इनविजिबल में आएगा। तो करंट अकाउंट समझ में आया कि करंट अकाउंट जो है मतलब कि 1 साल से कम, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ज्यादा, जिसमें जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो काम हो रहा है, वो करंट अकाउंट के अंतर्गत आएगा। जिसमें विजिबल में हम गुड्स का देखते हैं कि गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं, और इनविजिबल में हम जो है वो सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स को देखते हैं। तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। और ट्रेड डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो गुड्स से संबंधित है, कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है, मतलब हम वस्तुओं को ज्यादा खरीद रहे हैं और वस्तुओं को कम बेच रहे हैं, जिससे हमको घाटा होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब, अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होगा ये हम समझते हैं। अभी हमने देख लिया कि करंट अकाउंट में आता क्या है, इनविजिबल और विजिबल आता है। अगर विजिबल अकाउंट जो है हमारा,
यानी कि जो गुड्स वाला पोर्शन है वो जो है वो ज्यादा है, और इनविजिबल अकाउंट जो है वो सब, अब देखो इसको समझना, विजिबल अकाउंट जो है उसमें इंडिया गुड्स का ज्यादा इंपोर्ट करता है जिससे कि ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, और सर्विसेज का ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उसमें हम तो सरप्लस में रहते हैं। परंतु जब गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा हो और गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट कम हो तो इसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ज्यादा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। जब हम गुड्स और सर्विस को ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और गुड्स और सर्विसेज को कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें जो घाटा होगा इसे हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ गुड्स की बात होती है, जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, कि जब गुड्स और सर्विसेज ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि आयात कर रहे हैं, और गुड्स और सर्विसेज को कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब कि निर्यात कर रहे हैं, तो आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, इसलिए हमको जो घाटा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमको दो चीजें देखना है। तो करंट अकाउंट हम अच्छे से समझ चुके हैं, अब हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय की बात होती है, इसमें लॉन्ग टर्म की बात होती है। जैसे कि बोरोइंग, उधार, अगर हम किसी देश से उधार ले रहे हैं तो क्या हम 2-3 महीने के लिए नहीं लेते ना। अगर कोई कंट्री दूसरे देश से उधार ले रही है, क्योंकि उधार भी बहुत बड़ा होता है, 100 करोड़ 500 करोड़ ऐसा होता है, तो हम क्या करेंगे, उधार ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का मतलब क्या है, कमर्शियल पर्पस के लिए जो है वो किसी दूसरे देश से उधार लिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफपीआई, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि बाहर से अगर हमारे देश में निवेश हो रहा है तो निवेश को 1 महीने 2 महीने के लिए तो नहीं होगा, एक लंबे समय के लिए निवेश होगा, तो निवेश जो है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल मतलब क्या आएगा, एनआरआई डिपॉजिट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है जो इंडिया में बैंक्स में जो एनआरआई डिपॉजिट है वो सब बैंकिंग कैपिटल होगी। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब ये होगा जो लंबे समय के लिए हमारे यहाँ जो भी चीजें आ रही है, कैपिटल आ रहा है लंबे समय के लिए, चाहे वो बोरोइंग यानी कि उधार से लिया पैसा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा आ रहा है एफडीआई एफपीआई, या फिर कोई बैंकिंग कैपिटल यानी कि एनआरआई डिपॉजिट्स में जो पैसा है, ये सारी चीजें क्या होगी, कैपिटल अकाउंट में होगी। ठीक है, अब हमको समझना है, दो टर्म समझ लेते हैं, एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए मैंने एक इंडस्ट्री खोली है इंडिया में और मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है। अब 100 रुपए की तो आवश्यकता है, मैंने यूएसए से बोला कि मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, 100 रुपए की आवश्यकता है, तो यूएसए की एक कंपनी है उसने बोला कि ठीक है हम इसमें 9% का निवेश कर देंगे, मतलब कि हम जो है इसमें 9 रुपए लगा देंगे आपकी कंपनी में। और जापान की एक कंपनी ने बोला कि ठीक है हम भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हम एक काम करते हैं 11% का जो है इसमें निवेश कर देते हैं, मतलब वो जो है वो 11 रुपए उसमें लगा देंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक क्राइटेरिया समझना कि अगर किसी कंपनी ने 10% से कम का निवेश किया है तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, अगर किसी कंपनी ने 10% से कम का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एफपीआई होता है। ये जो है वो गलती हो गई, ये एफडीआई की जगह एफपीआई होना था यहाँ पे, और यहाँ एफपीआई की जगह एफडीआई। कि अगर कोई कंपनी लंबे समय के लिए, ठीक है ना, यदि कोई कंपनी लंबे समय के लिए मतलब क्या आएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रही है और 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही है तो हम इसे एफडीआई बोलते हैं। और यदि कोई कंपनी है जो कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है और 10% से कम का इन्वेस्टमेंट कर रही है उसे हम बोलते हैं एफपीआई। तो जो एफडीआई होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो कंपनी ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसका शेयर भी ज्यादा है, क्योंकि 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो कंपनी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, एकदम से वो अपना पैसा लेके जा नहीं सकती है। पर एफपीआई में अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कम किया है, इसलिए उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर कंपनी को घाटा भी होता है, ठीक है ना, या कंपनी लॉस में चल रही है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और वो क्या करेगा, अगर इकोनॉमी की हालत खराब होती है तो वो अपना पैसा जल्दी से निकालने के ट्राई करेगा और अपना पैसा लेके निकल जाएगा। तो एफपीआई जो होता है देश के लिए दोनों ही जरूरी है, पर ज्यादा जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एफडीआई ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, जबकि एफपीआई जो होता है वो कम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, साथ ही हम देखेंगे तो 10% से कम का इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ यहाँ आपको लिखना है एफपीआई और यहाँ क्या लिखना है आपको, एफडीआई लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन प्रोहिबिटेड। याद रखना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर जगह आपको आप ऐसा नहीं हो सकता है कि बाहर से कोई भी कंपनी आ जाए और हमारे देश में हर चीजों में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है कुछ जगहों पे, कहाँ कहाँ पे, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी की बात करें, परमाणु ऊर्जा से संबंधित अगर क्षेत्र है तो उसमें कोई भी बाहरी कंपनी जो है वो आके निवेश नहीं कर सकती है।
टोबैको प्रोडक्ट यानी जितने भी नार्कोटिक चीजें होती है, ठीक है ना, या ड्रग्स है या फिर आप बोल सकते हैं कि अल्कोहल है, टोबैको है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा चिट फंड कंपनीज होती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। रेलवे ऑपरेशंस में, हमारे यहाँ का जो रेलवे, उसमें रेलवे ऑपरेशंस में जो है वो बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। बैटिंग है, गैम्बलिंग है, ठीक है, तो जो जुआ वगैरह खेला जाता है तो उसमें भी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है। अब हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो दो रूट से होता है, यानी कि भारत में बाहर से कोई विदेशी निवेश हो रहा है तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे फॉरेन एंटिटी को इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी डिसाइड किया जाता है कि आप इतने हजार करोड़ तक जो है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत भी नहीं है। पर अप्रूवल रूट का मतलब क्या होता है कि यदि आपने एक लिमिट के बाद अगर और ज्यादा आप जो है इन्वेस्टमेंट करो, मान लो आपने 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर एक लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है ना, या फिर जो भी उसकी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होगी, आपको उससे क्या करना पड़ेगा, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूट है, यानी कि रास्ता है कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि तो अभी हमने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि हम आयात ज्यादा करें, निर्यात कम करें, तो जो डेफिसिट हो रहा है उसको पूरा करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट से पैसा लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पे समझ रहे हैं हम। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो रहा है, हमको बैलेंस करना है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को। तो बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कि हम इंपोर्ट जो है वो ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमको घाटा हो रहा है। और उस घाटे की भरपाई के लिए हम कैपिटल अकाउंट से पैसा लेते हैं। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए चीजें चल रही है। कैपिटल अकाउंट में जो हमारे पास पैसा है, कैपिटल अकाउंट का सारा पैसा फॉरेक्स में होता है, ठीक है ना, मतलब कैपिटल अकाउंट जो है उसका पैसा फॉरेक्स में है, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉरेक्स से वो पैसा निकालते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालते हैं और उसकी भरपाई करंट अकाउंट डेफिसिट की भरपाई करते हैं। तो ये बैलेंस हो जाता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि करंट अकाउंट को पैसे चाहिए थे, 500 रुपए को उसको जरूरत थी, हमको 500 रुपए का लॉस चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना चल रहा है, 500 रुपए का। अब उसकी भरपाई के लिए हमने क्या करा, कैपिटल अकाउंट से 500 रुपए जो है वो ले लिए और करंट अकाउंट की डेफिसिट की भरपाई कर ली। तो -500 +500, तो जब हम इसको देखेंगे प्लस करेंगे तो जीरो आएगा। इसलिए बोला जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट से जो है वो पैसे को निकालते हैं और उसकी भरपाई करते हैं, इसलिए ये दोनों बैलेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेक्स यानी कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंतर्गत क्या आता है। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंतर्गत जो है वो फॉरेन करेंसी असेट आता है। फॉरेन करेंसी असेट का मतलब क्या हो गया, जैसे जो भी देशों से हम व्यापार करते हैं, जैसे हम अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं, हम लंदन से व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्री और वहां से व्यापार कर रहे हैं, तो हमको डॉलर डॉलर यूरो पाउंड येन ये सब जो है वो हमको फॉरेन करेंसी मिलती है। तो फॉरेक्स में सारी फॉरेन करेंसी असेट्स आ जाएंगे। इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड भी होता है, गोल्ड को भी हम फॉरेक्स में ही मानते हैं, तो गोल्ड भी इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट है आप इसको समझ लीजिए कि आईएमएफ की एक करेंसी है ये, ठीक है ना, ये दोनों जो है वो आईएमएफ से संबंधित है। सिर्फ अभी आप ये समझिए कि ये दोनों को भी हम जो है वो फॉरेक्स के अंतर्गत लेके आते हैं, मतलब जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंतर्गत हम इसे रखते हैं। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में चार चीजें आती है। अब यदि करंट अकाउंट डेफिसिट कम है और कैपिटल अकाउंट का फ्लो ज्यादा है तो क्या होगा, मतलब कैपिटल अकाउंट में पैसा आते जा रहा है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, इससे ये हमारी इकोनॉमिकली अच्छा है क्योंकि हमारा फॉरेक्स बढ़ जाएगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। पर यदि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे पास ज्यादा है और कैपिटल फ्लो कम हो रहा है, तो उससे क्या होता है, इससे फॉरेक्स कम होगा, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट की पूर्ति के लिए हमको फॉरेक्स से ही पैसा निकालना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो पाए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज ये समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसमें फिर करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाता है। कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है तो हम उस पैसे की भरपाई के लिए कैपिटल अकाउंट से पैसा लेते हैं और भरपाई करते हैं, और उन अकाउंट को फिर क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन मेंटेन करता है, तो आईएमएफ करता है। और नेशनल लेवल पे जो होता है वो उस देश की राष्ट्रीय बैंक जो होती है, केंद्रीय बैंक है, वो करती है, जैसे हमारे यहाँ के आरबीआई है। इस प्रकार हमने ये टॉपिक अच्छे से समझा है। अब आगे जो है वो 2 लेक्चर्स और आएंगे, उसके बाद ये पूरा टॉपिक जो है विदेशी व्यापार वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।